हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 13 महासागरीय जल आपका ओशन वाटर पर बात कर रहा हूँ। देखिए, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके 3/4 अर्थात 71% भाग पर जल का विस्तार है तथा 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। इस कारण से पृथ्वी को है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। ब्लू प्लैनेट क्या है? द अर्थ हैज़ abundant supply of the water on its surface, hence our planet is called blue planet। दूसरी चीज़ है, जो हमारी जल की मात्रा है वो हमारी कितनी कितनी है या हमारा पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे है। देखिए, जो ओशन का है वो कितना है? 97.25% है। आइस कैप जो हिमटोपिया हैं या हिमानिया हैं उनका 2.05% है। ग्लेशियल ग्राउंड वाटर का है 0.68%। दूसरी चीज़ है, अगर हम झील की बात करते हैं, लेक की बात करते हैं, तो लेक कितना है? लेक 0.01% है। लेक के बाद में है सॉइल में जो आपका मॉइस्चर होता है, नमी होती है, 0.005% होता है। वायुमंडल में है 0.001% होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है या जल चक्र। जल चक्र अब देख पा रहे होंगे, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर in different form as a liquid, solid and gaseous phases. It is the continuous exchange of water between the ocean, atmosphere, land surface and subsurface of the organism। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, सभी ऊर्जाओं का जो जनक है वो है कौन है? आपका सन है। ये आपका सन है। दूसरी चीज़ है, इसी के प्रभाव से सागर और धरातल में उपस्थित जितने भी जल स्रोत हैं, जल स्रोत की बात करते हैं जैसे कि समुद्र है, झील है, नदियां हैं, तालाब हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ से बाष्पीकरण तथा मृदा और वनस्पतियों से बाष्पोर्जन क्रिया होती है। अब जिसमें से जैसे ये ओशन है, ये वाला ओशन है, यहाँ से जो बाष्पीकरण होता है वो 86% होता है या 86 यूनिट का होता है और जो लैंड वाला पार्ट होता है वहाँ से 14 यूनिट का होता है। लेकिन जो बरसन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है, उसका 77% भाग है वो कहाँ होता है? ओशन में होता है और 23% भाग है वो लैंड वाले पार्ट में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो संतुलन नहीं होगा। संतुलन कैसे हो पाता है? जो यहाँ पर समुद्र वाले भाग से है बाष्पीकरण अधिक हुआ है लेकिन वर्षा कम हुई है। इस अतिरिक्त वर्षा वाला जो जल है वो नदियों के द्वारा एवं रिसाव के द्वारा है भूमिगत होता है और भूमिगत होने के बाद में वो वापस कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। अर्थात समुद्र आपके सूर्य के कारण है वाटर बॉडी, अर्थात आपके जो जल राशि हैं उनसे, आपकी मृदा है, पेड़ पौधों से बाष्पीकरण और बाष्पोर्जन के माध्यम से है वायुमंडल में जल का जाना, जिससे संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से है पृथ्वी के धरातल पर वापस आना और उसके वापस फिर समुद्र में पहुंच जाना। वो क्या कहलाता है? हमारा जल चक्र कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है महासागरीय अधस्तर उच्चावच, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर या महासागरीय तल के प्रकार। देखिए, महासागरीय तल हमें जो दिखाई देता है वो आपका इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमें महासागर है वो हमें जो आपका समतल भाग है वो दिखाई देता है, लेकिन स्थल की तुलना में यहाँ उच्चावच संबंधी विविधता है वो अधिक है।
सोनार सिस्टम के माध्यम से है, इसका हिप्सोमेट्रिक कर्व है वो तैयार किया जाता है और उसके आधार पर इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका ओशन है, समुद्र है, ये आपका स्थल वाला पार्ट है। अब यहाँ देखेंगे एक साथ गहराई अधिक नहीं होती है, उसके बाद थोड़ी गहराई अधिक होती है, उसके बाद पूरा प्लेन सा एरिया होता है, कहीं कहीं पर गर्त होते हैं। तो इसके आधार पर इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय शेल्फ भी कह रखा है आपकी बुक में, महाद्वीपीय मगन तट। दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। तीसरा होता है डीप सी प्लेन्स, जो आपके गहरे समतल मैदान हैं। नेक्स्ट है ओशनिक डीप, जो महासागरीय गर्त कहे जाते हैं। छोटे छोटे हैं आपके रिज है, हिल है, सी माउंट है, गायोट है, ट्रेंच है, इन पर एक एक पर बात करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले जो आपका आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए जो आपका महाद्वीपीय शेल्फ है वो क्या है। महाद्वीपीय शेल्फ मैंने अभी बताया, ये किनारे वाला भाग जहाँ पर गहराई है वो कम होती है, अर्थात उथले जल के क्षेत्र होते हैं, उसे महाद्वीपीय निम्न तट कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ है, इनका एवरेज स्लोप कितना होता है, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। वैसे 1 से 3 डिग्री होता है। और इनकी जो औसत चौड़ाई होती है वो 80 किलोमीटर होती है। फिर दूसरी चीज़ है, सबसे चौड़ा और सबसे सकरा, सबसे जो चौड़ा है वो है आपका आर्कटिक सागर में साइबेरिया के पास वाला एरिया, और सबसे सकरा है चिली के पास और वेस्ट सुमात्रा के पास है। दूसरी चीज़ है, इनकी जो औसत गहराई है 30 मीटर से 300 मीटर तक हो सकती है। दूसरी चीज़ है, जहाँ पर महाद्वीप किनारे वाले भाग पर है आपके पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ महाद्वीपीय मगन तट हैं वो सकरे मिलते हैं। और जहाँ पर जो आपके महाद्वीपीय जो पर्वत हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट हैं वो आपके चौड़े मिलते हैं। जैसे भारत का पश्चिम वाला किनारा है सकरा मगन तट है, और जबकि पूर्वी वाला किनारा है वो आपका विस्तृत या चौड़ा मगन तट है। दूसरी चीज़ है, ये सागर के कुल भाग पर महाद्वीप मगन तट हैं 8.6% भूभाग पर पाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कम गहराई का होता है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। देखिए महाद्वीपीय ढाल है, ये महाद्वीपों का जो खड़ा ढाल होता है, इसकी जो कोण है कितना होता है, 2 से 5 डिग्री होता है। दूसरी चीज़ और है कि ये गहराई है 200 मीटर से 2000 मीटर 2000 मीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 3600 मीटर तक गहरे पाए जाते हैं। ये कुल भूभाग के कितने परसेंट भाग पर पाए जाते हैं, 8.5% पर पाए जाते हैं। मैंने उनके लिए बारे में बताया था कि ये आपके कितने पे पाए जाते हैं, 8.6 पर, और इनका 8.5% पर। देखिएगा ये जो स्लोप है ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। फिर आता है डीप सी प्लेन, जो गंभीर सागरीय मैदान है। गंभीर सागरीय मैदान, मैंने कहा डीप सी कैसे होंगे, ये वाला एरिया है वो गंभीर सागरीय मैदान होगा।
अर्थात जो मैदानों की तरह है वो पाए जाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, मैदान स्थल वाले भाग में पाए जाते हैं, लेकिन जो सी प्लेन है वो आपके समुद्र वाले भाग में पाए जाते हैं। अब ये जो इनकी जो गहराई है वो 3000 से 3000 से 6000 मीटर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये पूरी तरह से चिकने होते हैं, सपाट वाले भाग होते हैं, और ये महीन कणों के अवसादों से हैं वो ढके होते हैं, अर्थात ये उपजाऊ भाग होते हैं। लेकिन समुद्र के आंतरिक वाले भाग में हैं, इसलिए इनका यूज है आपका देखिए नहीं कर पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये स्थल वाला भाग है, इसके पास वाला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उसके बाद तीव्र ढाल होता है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, और ये आपका गंभीर सागरीय मैदान होते हैं, और ये ट्रेंच होते हैं जिसकी चौड़ाई है कम होती है, अर्थात गहराई अधिक होती है चौड़ाई की तुलना में। उससे क्या कहा जाता है, ओशन ट्रेंच कहा जाता है या महासागरीय गर्त कहा जाता है। देख पा रहे होंगे, दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ये महासागरों के सबसे गहरे वाले भाग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो गंभीर सागरीय मैदान होते हैं वो कुल समुद्र के 75.9% भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके महासागरीय गर्त हैं, ये कुल भाग के 8.1% भाग पर पाए जाते हैं। दूसरी मैंने कहा ये सबसे गहरे वाले भाग होते हैं, इनका ढाल है वो तीव्र होता है, और इनकी साइड है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है। कुछ गर्त हैं 3 से 5 किलोमीटर से भी अधिक आपके गहरे होते हैं, और जब डेटमार ने खोज की आपके 57 हैं सबसे गहरे गर्त हैं वो पाए गए। विश्व में सबसे जो गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच है, ये आपका मेरियाना ट्रेंच है। मैंने 57 बताया था, जिसमें से 32 हैं प्रशांत महासागर में, 19 है अटलांटिक महासागर में, और 6 हिंद महासागर में। इसकी गहराई कितनी है, 11,034 मीटर, 11,034 मीटर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। इसकी देख सकते हैं, ये है मैरियाना ट्रेंच, इस तरह से आपका। एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,848 मीटर है, अब बताइए उससे भी अधिक गहरा है ये। अब आते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स, जो आपके गौण लघु स्थलाकृति हैं या उच्चावच की लघु आकृति हैं। सबसे पहले है मिड ओशनिक रिज। मैंने जब उसमें बात की थी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में, मैंने 3 तरह की प्लेट मार्जिन बताई थी। एक बताई थी जिसमें 2 प्लेट हैं आमने सामने आपस में टकराती हैं, एक में बताया आमने सामने आती हैं लेकिन एक दूसरे से विपरीत आपके अगल बगल चली जाती हैं, और तीसरी स्थिति बताई थी जहाँ 2 प्लेट आती, 2 प्लेट हैं विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, और जब विपरीत दिशा की ओर जाती हैं तो वहाँ से निचला मलबा है ऊपर आता है और नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे रचनात्मक प्लेट किनारा बनता है। तो सबसे पहले है मिड ओशनिक रिज, ये आपकी डाइवर्जेंट प्लेट के कारण है वो बनते हैं, और ये समुद्र वाले भाग में होती हैं, और इनकी जो औसत ऊंचाई है 2500 मीटर 2500 मीटर होती है। लेकिन क्योंकि जल की जो या समुद्र की औसत गहराई है वो कितनी है, 3800 मीटर है, कहीं पर 4000 आपने पढ़ा होगा, 3800 मीटर है, इस कारण से ये दिखाई नहीं देते। दूसरी चीज़ है, जो ये रिज हैं 75,000 किलोमीटर पाई जाती हैं,
और सबसे जो लंबी रिज है अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मिड और यहाँ से आपका ज्वालामुखी इरोजन होता है और ये आपका रिज है वो आपकी बनती है। नेक्स्ट आता है सी माउंट या समुद्री टीला। समुद्री टीला देखिए, सी माउंट क्या है आपका? सबमेरिन माउंटेन ए पीक राइजिंग मोर देन 1000 मीटर अबव द ओशन फ्लोर नोन एज द सी माउंट। अर्थात समुद्री शिखरों वाला वह पर्वत जो समुद्री तल से ऊपर उठा हुआ हो और जिसकी ऊंचाई कितनी हो, 1000 मीटर से अधिक हो, समुद्री टीला है वो आपका कहलाता है। कुछ समुद्री टीले हैं वो 3000 से 4500 मीटर तक हैं वो आपके पाए जाते हैं। उत्पत्ति कैसे होती है? बाल्कनिक इरोजन के कारण, ओरिजिन के कारण होती है। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपका समुद्री टीला, इस तरह से चैन भी पाई जाती है इनकी। नेक्स्ट आता है गायोट। देखिए गायोट क्या है आपका? गायोट भी बोल देते हैं या इसको निमग्न द्वीप भी कह देते हैं आपका। निमग्न द्वीप, निमग्न द्वीप। फर्क इतना है, जो आपका समुद्री टीला था उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, लेकिन इसमें ऊंचाई है 1000 मीटर तक ही होती है, लेकिन ऊपरी वाला भाग है वो सपाट होता है इस तरह से। जबकि समुद्री टीला है वो कैसे होगा? उसका ढाल है वो तीव्र होगा। अर्थात इसको एक तरह से मान सकते हैं जो स्थल भाग पर पाए जाने वाले पठार की तरह। और विश्व में इनकी संख्या है 10,000 है। उसके बाद में आता है सबमेरिन कैनियन, जो आपके जलमग्न कैनियन है। देखिए जलमग्न कैनियन क्या है? दीज आर डीप वैली, दे आर द समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप। देखिए महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गॉर्ज को ही आपका जलमग्न कैनियन कहा जाता है, और ये महाद्वीपीय मगन तट पर है वो आपके और ढाल पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, हमने क्योंकि हमारा इस बार सिलेबस में नहीं था, जो स्थलाकृति हैं आपकी और नदी से निर्मित स्थलाकृति बनती है कैनियन, इसी तरह जो कैनियन बनता है वो बनता है नदी निर्मित स्थल वाले भाग में। लेकिन सबमेरिन कैनियन है वो कहाँ बनता है? समुद्र वाले भाग में आपका बनता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका अटॉल। अब देखिए अटॉल क्या है? ये आपकी प्रवाल भित्ति है या आपका प्रवाल है। अब दूसरी चीज आती है कि प्रवाल है क्या आपका? देखिए प्रवाल है, दीज आर द लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन कंसर्न कोरल रीफ सराउंडिंग सेंट्रल डिप्रेशन। इनका जो निर्माण है मूंगा या कोरल फॉलिप के द्वारा होता है, उन समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है, और ये चूना प्रधान चट्टानें होती हैं। दूसरी चीज़ है, ये कहाँ बनती हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है वो आपके पाए जाते हैं, और जहाँ का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए आपका? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान आपका होना चाहिए, तभी वहाँ पर है एटॉल या प्रवाल भित्ति है आपकी बन सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका सागरीय लवणता है 25 से 30 होना चाहिए, तभी यही आपका पाए जा सकते हैं।
अब उसके बाद है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। देखिए, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर की बात करें, हमने स्थल पर बात की, जैसे स्थल पर टेम्परेचर होता है उसी तरह से है समुद्र वाले भाग में भी टेम्परेचर का वितरण है वो आपका पाया जाता है। टेम्परेचर ऑन ओशन वाटर, महासागरीय जल का तापमान। अब महासागरीय जल का तापमान है वो भी किससे प्रभावित होगा बताइएगा, सूर्य से ही आपका। और महासागरीय जल का तापमान का वितरण दोनों तरह का होता है, आपका क्षैतिज और लंबवत। अब पहली चीज आती है फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। और सबसे पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने बताया सन की सीधी किरण कहाँ पड़ती हैं, आपकी इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, बताइएगा तापमान है वो कम होगा या अधिक होगा, क्योंकि सौर विकिरण है वो क्या होगी, उसकी मात्रा कम होगी। तो इस कारण से है ध्रुवों की ओर है तापमान है वो आपका कम होता जाता है। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर, स्थल और जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में है स्थल भाग अधिक है, दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक है। अब जो बताइएगा, स्थल जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है, जल देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। अब इस कारण से जहाँ स्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है तो उत्तरी गोलार्ध में है टेम्परेचर है वो आपका अधिक होगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के जो समुद्रों का, सागरों का जल है वो अधिक गर्म होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में है वो आपका टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट है प्रिवलिंग विंड, सनातनी पवनें। सनातनी पवनें, देखिए कई तरह की पवनें होती हैं। एक होती है आपकी सनातनी या स्थायी पवनें जो कि वर्ष भर चलती हैं, जिसमें व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं। अब उसमें जो पवनें मान लीजिए गर्म होंगी, अर्थात स्थल से महासागर की ओर चलती हैं, वहाँ महासागर के सतही गर्म जल को तट से दूर ढकेल देती हैं, और जिससे नीचे से ठंडा जल है, जैसे ये है आपका, यहाँ से गर्म हवा आती है या स्थल से महासागर की तरफ आती है, तो महासागर के इस जल को है तट से दूर, यहाँ से दूर ले जाती है, आपका सागर के आंतरिक वाले भाग में है, और यहाँ का ठंडा जल है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इस कारण से यहाँ का जल कैसा होगा, ठंडा होगा, और मध्य वाला भाग कैसा होगा, गर्म होगा। तो आपकी पवनें भी है प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। मैंने कहा ये भूमध्य रेखा वाला भाग है, यहाँ पर वर्ष भर टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ से कैसी धाराएं चलेंगी, गर्म, और ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ कैसी होंगी, ठंडी धाराएं। अब जो ठंडे क्षेत्रों से गर्म की ओर आती हैं तो तापमान को क्या करेंगी, आपका कम कर देंगी, और जो आपके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो टेम्परेचर को क्या कर देंगी, आपकी बढ़ा देंगी। यही कारण है कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिम तट के तापमान को है वो बढ़ा देती हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी वाले भाग में है लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है वहाँ के तापमान को है वो क्या कर देती है, आपकी कम कर देती है। दूसरी चीज़ और है, जो सागर हैं स्थल से घिरे हुए हैं, आप बताइएगा वहाँ तापमान कम होगा या अधिक होगा, वहाँ तापमान है वो अधिक होता है, क्योंकि जो आपकी खुली सागर होंगे, खुले सागर होंगे, वहाँ तापमान है वो कैसा होगा, आपका कम होगा। अब है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण। देखिए तापमान का वितरण है वो दो तरह से होता है, एक होता है आपका वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल, अर्थात एक लंबवत वितरण और एक आपका क्षैतिज वितरण। द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वियर
देयर इज ए रैपिड डिक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है? समुद्र की सतह से 100 से 400 मीटर की गहराई पर जहाँ तापमान में तीव्रता से कमी आती है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है, ताप प्रवणता कहा जाता है। कई बार थर्मोक्लाइन ही देता है, या जिसको कहते हैं ताप प्रवणता। आपके पेपर में आएगा तो यही आएगा, थर्मोक्लाइन। दूसरी चीज है, जल के कुल आयतन का लगभग 90% इस थर्मोक्लाइन के नीचे ही आपका पाया जाता है। ये तो हुआ आपका लंबवत के बारे में। अब दूसरी चीज है वर्टिकल के बारे में। दूसरा है हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू टुवार्ड्स पोल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड। आपका प्रति अक्षांश पर है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान है वो कितना कम होता जाता है? आधा डिग्री, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो आपका कम होता है। और पृथ्वी का औसत आपका जो महासागरीय जल का जो औसत तापमान है वो कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब दूसरी चीज है, मैंने कहा प्रति अक्षांश तापमान कितना कम होता जाता है? आधा डिग्री। अब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 40 डिग्री 40 डिग्री पर कितना होगा? 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ध्रुवों के निकट जाकर के क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने कहा स्थल अधिक है, तो उत्तरी गोलार्ध का जो औसत तापमान है वो कितना है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और दक्षिणी गोलार्ध चूंकि जल का विस्तार अधिक है वहां का औसत तापमान कितना होता है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका सैलिनिटी ऑफ द ओशन। महासागरीय जल की लवणता। देखिए महासागरीय लवणता क्या है? सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। कि भाई एक जो जल है उस जल में कितनी महासागरीय लवण हैं वो आपके मिले हुए हैं। इसे इट इज एक्सप्रेस इन पार्ट पर थाउजेंड या पीपीटी। इसे प्रति 1000 ग्राम जल में कुल लवणों की मात्रा के द्वारा है इसे स्पष्ट किया जाता है। 0.5 पर थाउजेंड की लवणता को खारे जल को सीमांकन करने पर उच्च सीमा मानी गई है। अर्थात इससे अधिक यदि उस 1000 ग्राम में है 4.7 ग्राम यदि आपके कोई लवणीय पदार्थ या नमक पदार्थ मिले हुए हैं तो उसे लवण जल माना जाता है। और समुद्र का जो औसत लवणता है वो कितनी है? 35 पर थाउजेंड। अब दूसरी चीज आती है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। देखिए तापमान महासागरीय लवणता को कैसे प्रभावित करता है? जहां टेम्परेचर अधिक होगा, और जब टेम्परेचर अधिक होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका जल है या जल भरा हुआ है, अब इसमें लवणता की मात्रा मान लीजिए 10% है। अब टेम्परेचर अगर अधिक हुआ और वाष्पीकरण से ये आपका इतना जल है एवोपोरेट हो गया, आपका बाष्पीकृत हो गया, अब कुल जल की मात्रा क्या हो गई? कम रह गई। अब इसमें जब मात्रा कम रहेगी और लवण उतना ही है तो लवणता का अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जहां तापमान अधिक होगा वहां पर है बाष्पीकरण अधिक होगा, और जब बाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां पर है लवणता है वो क्या होगी? आपकी अधिक होगी। जहां तापमान है वो कम होगा वहां है लवणता है
वो क्या होगी आपकी, कम होगी। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, लवणता है वहाँ पर कम पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात जो आपके निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं, खासकर है 20 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण वाले अक्षांशों में है, लवणता क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, बाष्पीकरण। अब देखिएगा, जहां पर है बाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर है वो आपके सागर की लवणता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जहां बाष्पीकरण कम होगा, लवणता है वहां क्या होगी, आपकी कम होगी। नेक्स्ट रेनफॉल है, जहां वर्षा अधिक होगी। अब जब वर्षा अधिक होगी तो वहां पर है कुल जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और लवणीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो वहां लवणता का अनुपात क्या होगा, कम होगा। और जहां वर्षा कम होती है वहां लवणता है वो क्या होती है, आपकी अधिक होती है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स, जहां समुद्र वाले भाग में, जैसे यहाँ से नदी आती है और यहाँ पर जहाँ नदी है ताजे जल को लेकर के आती है, उस किनारे वाले भाग में है लवणता को है वो क्या कर देती है, आपकी कम कर देती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। देखिए, जहाँ ग्लेशियर का जल है पिघलता है और पिघलने से है समुद्र के जल में मिलता है, तो बताइए लवणता कम होगी या अधिक होगी, वहां पर लवणता है वो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय धाराएं भी लवणता के वितरण को या लवणता में है वो क्षेत्रीय भिन्नता है वो आपकी लेकर के आती है। नेक्स्ट है कि इसका लवणता का वितरण, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो लवणता है, जो समुद्री जल है उसमें लवणता के कारण क्या है, लवणता के जो प्रकार क्या हैं, उसमें सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो समुद्री जल में 77.8% पाया जाता है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। थर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट 3.6%। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट 2.5%। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। अर्थात ये टोटल, ऐसे लवण वाले बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन ये 7 पदार्थ ही प्रमुख रूप से जो लवणीय जल के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है लवणता का वितरण। देखिए, लवणता का जो वितरण है 2 तरह का होता है। एक क्षैतिज वितरण, आपका लवणता का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज का मतलब है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वितरण किस तरह से पाया जाता है। मैंने पहले बताया कि महासागरीय जल की औसत लवणता है वो कितनी है, वो है आपकी 35/1000 है। और खुले सागरों में जो लवणता है वो 33 से 37% तक पाई जाती है। आपका रेड सी में, लाल सागर में लवणता है वो 41% आपका पर 1000 है। कारण क्या है कि ये आपका स्थल से घिरा हुआ सागर है। जबकि प्रशांत महासागर में 31 से 35 है, अटलांटिक महासागर में 36 है और हिंद महासागर में 35/1000 है। अब देखिएगा, प्रशांत महासागर में लवणता है वो कम है। कारण क्या है, क्योंकि इसका आकार और क्षेत्रीय विस्तार है वो क्या है, आपका बहुत अधिक है। यहां देख सकते हैं ध्रुवों की, आप देखेंगे लवणता है वो कम है आपकी 32, 33 इस तरह से आपका। यहां देखिएगा 36,
लाल सागर वगैरह में कितना 41। तो ये आपका लवणता है वो क्या है, आपका अधिक है। अटलांटिक महासागर में जो लवणता है वो कितनी है आपकी, 36 है, आपका 36 पर 1000 है। जो उच्चतम लवणता है 15 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य है। अधिकतम लवणता है 20 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पश्चिम अक्षांश के मध्य है। इस वाले भाग में अब दूसरी चीज और है कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लवणता है वो कहाँ पाई जाती है, वो है सबसे ज़्यादा लवणता है तुर्की की बॉन झील है। कौन सी है, बॉन लेक। यहाँ पर 330 पर 1000 पाई जाती है, तुर्की की बॉन झील। सेकंड नंबर है मृत सागर। मृत सागर, और मृत सागर में लवणता है 238 पर 1000 पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका के, वहाँ पर जो लवणता है 220 पर 1000 पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लवणता का लंबवत वितरण। देखिए गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन है वो आपका आता है, लेकिन ये परिवर्तन है समुद्र की स्थिति पर है, वो आपका निर्भर करता है। अब सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ, गहराई के साथ समुद्र के ऊपरी वाले भाग में है लवणता कम होगी, लेकिन गहराई में है लवणता है वो क्या होगी, अधिक होगी। कारण क्या है, जो लवणीय जल होगा वो क्या होगा, घनत्व उसका अधिक होगा, क्योंकि बाहरी होगा, और बाहरी होगा जल है वो नीचे की ओर बैठेगा, और जब नीचे की ओर बैठेगा तो गहराई पर है लवणता है वो क्या होगी, बड़ी। दूसरी चीज और है कि महासागरों में जहाँ गहराई पर लवणता है वृद्धि होती है उसे हेलोक्लिनाइज कहा जाता है। क्या है, गहराई के साथ बढ़ती हुई लवणता, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती है उसे हेलोक्लिनाई कहा जाता है, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन आपको ऐसे ही शब्द देगा, इंग्लिश में हेलोक्लाइन ही देगा, हिंदी का भी आपका। जहाँ पर लवणता में है तीव्रता से क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। दूसरी चीज है जो लवणता है, चाहे भूमध्यरेखीय वाला क्षेत्र हो या आपका ध्रुवीय वाला क्षेत्र हो, भूमध्यरेखा पर है गहराई के साथ लवणता है वो क्या होती है, आपकी बढ़ती है, फिर क्या होती है, फिर आपकी कम होती है। ये था हमारा महासागरीय जल वाला चैप्टर है। धन्यवाद।